हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट इज एसटीआई। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहां से नीट 2015 में, 17 में, 19 में और नीट 2020 जो आपका फेज 1 और फेज 2 था, दोनों टाइम यहां से क्वेश्चन आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर रहने वाला है। ये सभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि कहां से कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आप ये भी बोल सकते हो एबॉर्शन, जिसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। ओके, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। हमारा लेक्चर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है। ओके, तो चलिए एमटीपी क्या होता है इसको देख लेते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। या आप सिंपल बोल सकते हो इंड्यूस्ड एबॉर्शन, या फिर इसको एमटीपी बोला जा सकता है। वो क्या होता है कि जो आपका कंप्लीटली जो गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, उससे पहले जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से, इंटेंशनली और वॉलेंट्री यानी अपनी खुद की मर्जी से। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? एमटीपी बोलते हैं। नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। यानी टोटल जितनी प्रेगनेंसी होती है उसकी 1/5 प्रेगनेंसी का क्या कर दिया जाता है? एमटीपी कर दिया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये नंबर कितना है? अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मिलियन जो है वो हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर ये बोल सकते हो एबॉर्शन वहां पर किया जाता है। ओके, अब ये जो डाटा लिखा है आपको एज इट इज याद रखना है, 45 to 50 मिलियन। अगर जो एनसीईआरटी ने डाटा लिखा है वही आपको याद रखना पड़ता है। ओके, वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन ए मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। अब ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर जो एमटीपी है वो लीगल है। जी नहीं, सभी कंट्रीज के अंदर जो वो एमटीपी लीगल नहीं है। इंडिया के अंदर जो है वो 1971 के बाद लीगल हो गई थी, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर जो वुमेन्स है वो एमटीपी नहीं करवा सकती है। ओके, अपने इंटेंशनली और वॉलेंट्री भी एमटीपी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एमटीपी जो होता है वो आपका मेडिकल डॉक्टर जो प्रोफेशनल होते हैं वही इस चीज़ को करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ये अलाउड नहीं है, मतलब ये लीगल नहीं है। अब क्यों लीगल नहीं है? क्योंकि उसका रीज़न हो सकता है, सबसे पहले तो इमोशनली रीज़न हो सकता है कि मतलब वहाँ की कंट्री इमोशनली उससे अटैच होती है, कि मतलब अगर वहाँ पर उन्होंने कुछ भी गलती की है, अगर उस टाइम अगर उनसे कोई गलती भी हुई है बट वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको जो है वो एक इमोशनली अटैचमेंट माना जाता है कंट्रीज़ के लोगों द्वारा, कि अब आप उसको जो है जो आने वाला है दुनिया में उसको मत हटाइए। इथिकल रीजन भी हो सकते हैं, मतलब वो बोल सकते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है। रिलीजियस भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो अलग अलग रिलीजन जो होते हैं उनमें अलग अलग मान्यताएं होती है, तो उसी हिसाब से कोई रिलीजन जो इसको अलाउड भी नहीं कर सकता, कोई ऐसी रिलीजियस कंट्री भी हो सकती है, या फिर सोशली भी यहाँ पर ऐसे इशू हो सकते हैं, मतलब लोग वहाँ पर नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज है जिनके अंदर आज भी जो वो लीगल करना या नहीं करना ये एक डिबेट का इशू है, और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर एमटीपी आज भी लीगल नहीं है। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो 1971 के अंदर एमटीपी जो वो लीगल कर दिया, यानी इंडिया के अंदर जो 1971 के बाद जो है वो एबॉर्शन जो वो लीगल हो चुका था। लीगली मतलब आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर करवा सकते हो, बट वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। मतलब जो फीमेल फिटिसाइड होता है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि हमें सिर्फ बेटा ही चाहिए, ओके बेटी नहीं चाहिए, तो वहाँ पर उस वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पे भी एमटीपी करवाई जाती है। मतलब वहाँ पर कोई भी जो है वो परेशानी नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम्स इन द प्रेगनेंसी ऑफ मदर, मतलब मदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऐसा कोई इश्यू नहीं उठ रहा है, ना ही जो आपका फीटस है उसको इश्यू है। बट वहाँ पर उनको ये पता अगर चल जाता है कि यहाँ पर ये फीमेल है तो वो अबॉर्शन करा सकते हैं। इस तरह के मिसयूज भी वहां पर कंडीशन दी गई थी कि आप इस तरह से जो है एमटीपी परफॉर्म नहीं कर सकते। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फीमेल फिटिसाइड होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आप जो मेल और फीमेल के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि मतलब मेल हमारे लिए जो है आगे जाके वहां से बढ़ाएगा, फीमेल नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए।
तो इसी वजह से जो वो फीमेल फिटिसाइड है वो पूरी तरह से इलीगल है आज भी इंडिया के अंदर। ओके, और वो आपको तो वो भी पता है कि ये तो रहना ही चाहिए। ओके, क्योंकि आप जो है वो बैलेंस बिगाड़ दोगे वरना। वाई एमटीपी, मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्यों क्यों एमटीपी करनी चाहिए। Obviously, the answer is to get rid of the unwanted pregnancy either due to the casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive using during the coitus or rapes। सबसे पहला तो यहाँ पर अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं तो फिर आप उस बच्चा जो भी मतलब चिल्ड्रन जो आने वाला है इस दुनिया के अंदर, फिर उसका जो है वो पालन पोषण कैसे होगा, मतलब उसकी केयर कैसी होगी अगर आप उसको चाहते ही नहीं हो तो। ओके, वो कई रीजन से हो सकता है। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड, मतलब आपने जो है उस टाइम प्रोटेक्शन यूज नहीं की। जितने भी हमने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपने वो कुछ भी यूज नहीं किया है, या फिर अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज ऐसा किया है जहां पर जो है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो एफिशिएंसी नहीं थी, उसकी वजह से भी जो है ना चाहते हुए भी वहां पर जो है वो क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि एमटीपी यूज करना पड़ जाए। MTP are also essential in the certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। या फिर हम MTP कब परफॉर्म कर सकते हैं, या तो अगर हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो हो सकता है कि मदर जो है उसके लिए वो हार्मफुल हो, मतलब वहां पे मदर जो वो सर्वाइव ना कर पाए, या फिर जो फीटस है वो सर्वाइव ना कर पाए, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही सर्वाइव ना कर पाए, उनकी किसी रीजन से डेथ हो सकती है। ओके, या फिर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी एमटीपी परफॉर्म की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। ओके, आगे लिखा है एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब ये भी पूछा जाता है कि जो आपका 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, क्या उसमें कभी भी एमटीपी करवा सकते हैं, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ? तो ऐसा नहीं है। एमटीपी जो सेफ मानी जाती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर मानी जाती है, यानी फर्स्ट 3 मंथ के अंदर, या फिर आपको उसको यूं कह लीजिए अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और यहां से AIPMT 2011 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि एमटीपी कब तक सेफ होती है। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफर ड्यूरिंग, और वहां पे ऑप्शन ऐसे आए थे 8 वीक्स, 12 वीक्स, 24 वीक्स ऐसे, तो वहां पर आंसर आ जाएगा 12 वीक्स। 12 वीक्स तक जो है वो आपकी एमटीपी जो है वो सेफ मानी जाती है, अप टू 12 वीक्स तक जो है, या फिर आप ये बोल सकते हो फर्स्ट 3 मंथ के अंदर जो एमटीपी परफॉर्म की जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्की, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज्यादा रिस्क हो सकता है, यानी 24 वीक्स तक। अब जो यहाँ पर ये अमेंडमेंट आया था उसके बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो नई एनसीईआरटी ने बताए भी हुए हैं, वो देख लेते हैं कि अगर आप 12 वीक्स तक करवा रहे हो तो आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप करवा रहे हो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी ने जो साइड में लिखा है, जो ऐड किया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, अमेंडमेंट का मतलब है उसमें कुछ बदलाव किए गए जो 1978 में लीगलाइज, 1971 में जो लीगलाइज किया था उसी में कुछ चेंजेस किए गए थे। 2017 में क्या किए गए थे, was incensed by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो इलीगल एबॉर्शन होते हैं, ओके, उस वजह से जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि जो इलीगल एबॉर्शन हो रहे हैं यानी फीमेल फिटिसाइड वगैरह के लिए उन चीज़ों को रोका जा सके। ओके, या फिर जो है वो आगे देखिए उसके बाद क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी 12 वीक्स जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जहां तक एमटीपी बिल्कुल सेफ होती है, ओके, वहां तक आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको ओपिनियन लेने पड़ेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। यानी आप ये समझ सकते हो एक डॉक्टर जो है उसका ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हो अप टू 12 वीक्स। वो आपको जो है वो लिखित के अंदर देगा, आपको राइट करके देगा कि हाँ अभी तक इनके केवल 12 वीक्स से पहले का ही टाइम है और यहाँ पर जो वो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। एक प्रोफेशनली जो रजिस्टर्ड मेडिकल होगा डॉक्टर वो ये चीज़ आपको लिख कर देगा। अगर उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड है, यानी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जा चुका है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में, यानी 12 टू 24 वीक्स के बीच का अगर टाइम पीरियड है और वहाँ पर किसी कारण से एमटीपी परफॉर्म करवानी है तो क्या होगा, देखिए इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, चाहे वो 13 वीक्स हो चुका हो, चाहे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 या फिर 21 वीक्स,
22, 23 ऐसे जो वीक्स है इनके बीच में अगर कहीं है तब वहां पर 2 मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन। तो 12 वीक से पहले अगर है सेफ है तो केवल एक मेडिकल जो प्रोफेशनल है वो राइट करके दे देगा कि हाँ आप एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हो। बट अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वहां पर आपको 2 मेडिकल प्रोफेशनल जो है उनका ओपिनियन लगेगा, वो वहां पर गाइडेंस करेगी क्या एमटीपी उनके लिए सेफ है इस टाइम पे या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एमटीपी परफॉर्म करवाते हुए जो है वो मदर की डेथ भी हो सकती है। एमटीपी करवाए मतलब जो फीटस उसकी तो डेथ होनी, बट ऐसा भी हो सकता है वहां पे मदर की भी डेथ हो सकती है। इसीलिए वहां पर 2 डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो ये चीजें याद रखना, बिफोर 12 वीक्स 1 मेडिकल रजिस्टर ओपिनियन एंड आफ्टर बिटवीन 12 एंड 24 वीक्स 2 मेडिकल प्रोफेशनल रिक्वायर्ड। ओके, अब इन्होंने कहा फॉर्म इन द गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वहां पर 12 और 24 वीक्स के बीच में टाइम पीरियड है तो वहां पर किन किन चीजों के लिए जो है वो देखेगा डॉक्टर और फिर जो है वो बताएगा कि हाँ पे परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ द ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। यानी यहां पर जब 2 डॉक्टर होंगे तो वो ये बोलेंगे बिटवीन 12 एंड 24 वीक्स का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में जब 2 डॉक्टर जो आपको लिख कर देते हैं वो वहां पर ये चीजों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट ये ध्यान रखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा हो सकता है जो मदर है उसको या तो फिजिकली कुछ डैमेज हो सकता है या इमोशनली उसको जो है वो डैमेज हो सकता है, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकली जो उसको कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर इस वजह से जो है वो अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रख सकते और इसीलिए हमें एमटीपी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसीलिए पहला रीजन तो ये हो सकता है कि बिटवीन 12 और 24 वीक्स के बीच में जो है वो एमटीपी उसको करवाएंगे। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बोर्न इट कुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मलिटीज एज बी टू बी सीरियस हैंडीकैप्ड। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि अगर वहां पर चाइल्ड की बर्थ हो जाती है मतलब मदर को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, मदर जो है वो नॉर्मली रहेगी, नॉर्मली डिलीवरी भी हो जाएगी, बट जो आगे जो चाइल्ड जिसकी बर्थ होने वाली है हो सकता है उसको कोई फिजिकली या फिर मेंटल एब्नॉर्मेलिटी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है इस दुनिया के अंदर। ओके, और ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ऐसा होता भी है, वहाँ पर ये सभी चीज़ें चेक की जाती है और फिर जो है वो उसको लिख के देते हैं कि हाँ अब ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर उनमें ऐसा कुछ भी होता है तो वो एमटीपी परफॉर्म करवा देते हैं। डेवलप्ड जो कंट्रीज है, इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। ज़्यादातर जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर इन सब चीज़ों का टेस्ट भी नहीं करवाते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह है या नहीं है। ओके, ये चीज़ें होने भी जरूरी, जैसे जैसे एजुकेशन अभी बढ़ रही है तो ये चीज़ें भी बढ़ रही है और यहाँ पर जो वो टेस्ट वगैरह होने लगे हैं, बट अभी इतना हाई लेवल पे इंडिया में नहीं हुआ है। चलिए, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये आया था 2012 में कि कब तक जो वो सेफ मानी जाती है, तो 12 वीक्स तक जो है वो एमटीपी सेफ मानी जाती है और वहाँ पर केवल 1 मेडिकल प्रोफेशनल लगेगा। बिटवीन 12 टू 24 वीक्स में 2 मेडिकल प्रोफेशनल लगेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा था एनसीईआरटी ने। One disturbing trend observed in that a majority of the MTP are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. ज्यादातर ऐसा क्या होता है कि विलेज वगैरह एरिया जो होता है, रूरल वगैरह एरिया में, वहां पे क्या होता है कि एमटीपी परफॉर्म करवा दी जाती है बट जिनसे एमटीपी परफॉर्म किया जाती है वो अनक्वालिफाइड होते हैं, मतलब उनको उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, वो उनके पास कोई रजिस्टर वगैरह वो डॉक्टर वगैरह नहीं है ऐसा, तो वहां पर वो भी एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसकी वजह से जो एमटीपी वो काफ़ी अनसेफ हो सकती है और यहाँ पर मदर की डेथ भी हो सकती है। इट इज़ फैटल टू। Another dangerous trend in the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. सेकंड क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो उनको पता चल चुका है, जो भी होने वाले पेरेंट्स हैं उनको पता चल चुका है अगर कि वहाँ पर वो जो है वो फीमेल आने वाली है और इस वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पर उनको फीमेल नहीं चाहिए, मतलब जो फीमेल फिटिसाइड वहाँ पे करवा देते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी, दिस इज अ टोटली अगेंस्ट द लीगल, तो ये भी एक इलीगल कंडीशन के अंदर आ जाती है। ओके, आगे लिखा है सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी अवॉइड एंड प्रोटेक्ट द कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एमटीपी वगैरह परफॉर्म करवाने से पहले आपको जो
इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस ही ना करो, मतलब उस प्रेगनेंसी को अदर जो रीजन हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो अच्छे से जो मेथड हो सकते हैं, ओके, जो वाकई जो है जो फेल नहीं होते हैं उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों में आना ही ना पड़े। ओके, ये जो इलीगल एबॉर्शन वगैरह है या फिर अदर जो आपके बहुत ही हाई रिस्क जो हो सकते हैं एमटीबी वगैरह, तो इन चीज़ों में आपको आना ही ना पड़े उससे पहले अगर आप हो सकता है तो इन चीज़ों में ट्राई कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़्यादा मच मोर यूजफुल हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, जो पहले थोड़ी सी एनसीईआरटी थी आज से 2 या 4 साल पहले, उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते थे वो यही आते थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट अब उनको चेंज करके कर दिया गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो या एसटीडी आ जाए यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या एसटी आ जाए तो बात एक ही होने वाली है क्वेश्चन के अंदर, तो इस चीजों का ध्यान रखना। चलिए अब हम देखते हैं वो क्या चीज़ें होती है, यानी अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त जो हमारे पार्टनर है उनसे अगर हमें कोई इन्फेक्शन तो ना हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एसटीआई, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए हमें कोई इन्फेक्शन जो वो ट्रांसमिट हो जाए अपने पार्टनर से, तो उसी को बोलते हैं एसटीआई। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई और वेनेरियल डिजीज दैट इज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पर जो है वो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए आपके पार्टनर से कोई भी ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं एसटीआई। इसी को हम सेकंड नाम दे सकते हैं वेनेरियल डिजीज वीडी, यानी वेनेरियल डिजीज भी बोल दीजिए, एसटीआई भी बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई। ओके, तीनों एक ही बात होती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो एनसीईआरटी ने कुछ डिजीज दी है, हर एक डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है आपकी गोनोरिया, सेकेंड है सिफाइलिस, थर्ड है जेनेटल हर्ब्स, फोर्थ है क्लेमाइडियसिस, फिफ्थ है आपकी जेनेटल वोट्स, सिक्स्थ है ट्राइकोमोनियसिस, सेवंथ आपकी हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर इज HIV लीडिंग टू एड्स। तो ये जो डिजीज दी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनेटल हर्ब्स, क्लेमाइडियस, जेनेटल वर्ट्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स। तो ये सभी डिजीज जो होती है वो क्या होती है? आपकी STI होती है। मतलब ये डिजीज जो हो सकती है इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर इनको जो है वो पुराने टाइम पे बोला जाता था, जो पुरानी एनसीईआरटी वो बोलती थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, are some of the most common STI. Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 8. तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है वहाँ पर HIV के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया कि वो कैसे होती है, क्या कुछ होता है। तो वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है HIV के बारे में, उसको पूरा डिटेल में जो वो कौन से चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर डिस्कस करते हैं। वहाँ पे दो डिजीज होती है, कैंसर और एड्स, दोनों को डिटेल में डिस्कस भी किया जाता है। बट अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ये डिजीज दी हुई है ये किस वजह से हो सकती है, मतलब कौन सी चीजें जो इनको इन्फेक्शन करवा सकती है, उससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं कि ये जो डिजीज होती है और पॉजिटिव एजेंट, मतलब कौन सी चीज है जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है और नेचर कैसा है इसका, मतलब प्रोटोजोआ से होती है या वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो भी एनसीईआरटी में दी हुई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गोनोरिया डिजीज की बात करते हैं। एनसीईआरटी में जैसे जैसे डिजीज दी हुई इसी हिसाब से लिखेंगे। गोनोरिया जो होती है वहां पे जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो होता है नेसेरिया गोनोरिया, और ये बैक्टीरिया होता है। एक नेसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। सेकंड सिफाइलिस, सिफाइलिस जो होती है वो ट्रिपोनेमा पॉलीडेमा से हो सकती है, और यहाँ पे ये भी एक बैक्टीरिया द्वारा डिजीज होती है। मतलब ये जो आपकी गोनोरिया सिफाइलिस है वो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट जेनेटल हर्ब्स, जेनेटल हर्ब्स जो हो सकती है वो हर्पस सिंप्लेक्स वायरस से हो सकती है, और वायरस है इसका मतलब ये कौन सी डिजीज होगी? वायरल डिजीज होगी। नेक्स्ट है क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस जो होती है वो आपकी क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनियसिस होती है। तो ट्रेकोमोटियस जो होता है वो एक बैक्टीरिया है, तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटियस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो क्लेमाइडियस एक बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट आपकी जेनेटल वोट्स, ये आपकी ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस से होती है, HPV, और ये वायरस है इसका मतलब ये डिजीज क्या होगी? आपकी वायरस डिजीज होगी। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियसिस, ये आपकी ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस से होती है, और मतलब वेजिनेलिस तो यहाँ पे ये प्रोटोजुआ से होती है। जो आपकी ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस होती है क्या होती है? आपके प्रोटोजुआ होती है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, तो ये वायरल ही होगी। एड्स जो वो रेट्रोवायरस से होती है, तो HIV तो वो भी क्या होगी? वायरल डिजीज होगी। तो ये जो पॉजिटिव एजेंट दिए हुए हैं ये एज इट इज हमें याद करने ही पड़ेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, इसीलिए भी करवाया। वहाँ पे कुछ एक डिजीज के आए हैं बट यहाँ पर जितनी भी दी हुई हैं हमने सारे करवा दिए, बैक्टीरिया से और वायरस वाले भी, प्रोटोजोआ वाले से भी। आप इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पे भी बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके,
चलिए हम आगे बात करते हैं। अब सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा with infected persons, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too। तो यहाँ पर जो आपकी हेपेटाइटिस बी और HIV डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है इंजेक्शन नीडल, जो इंजेक्शन नीडल होती है अगर वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो बार बार तो उससे भी हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज कर रहे हो उससे भी हो सकता है, इन्फेक्टेड अगर कोई पर्सन है उसके थ्रू भी हो सकता है, ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से इन्फेक्टेड जो फीटस है उसके अंदर भी ये डिजीज जो है वो जा सकती है। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी और HIV। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ओके, तो यहां पर जो डिजीज है कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जितनी भी हमने डिजीज बताई थी, गोनोरिया, क्लेमाइडियोसिस वगैरह जितनी भी बताई थी, जेनाइटल हर्ब्स, वार्ड्स वगैरह, तो उनमें से 3 डिजीज कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स, ये याद रखना, जेनाइटल वार्ड्स और हर्ब्स के बीच में हर्ब्स, एंड HIV। ओके, ये जो इन्फेक्शन होते हैं यहां पर इनसे क्या होता है, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, मतलब ये अगर आपको हो गई तो ये कभी भी क्योर नहीं हो सकती। ओके, बाकी जो डिजीज दी गई है एनसीईआरटी में वो क्योर हो सकती है अगर वो डिटेक्ट की जाए पहले और अच्छे से ट्रीट की जाए प्रॉपरली, तो वो क्योर हो सकती है। बट ये डिजीज जो है आपकी हेपेटाइटिस बी, जेनेटिक हर्ब्स और HIV, ये कभी भी जो वो क्योर नहीं हो सकती। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, जेनेटल वार्ड्स थी या हर्ब्स थी, तो यहाँ पे याद रखना HIV H और यहाँ पर हर्ब्स, यानी HIV और H वाली जो है वो नहीं हो सकती। ये जेनेटल वार्ड्स एंड हर्ब्स के बीच में जो वो आपको अगर याद नहीं रहता तो इस तरह से याद कर सकते हो, बाकी आपका अलग अलग तरीका होता है, आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे, सिम्टम वगैरह हम बाद में बात करेंगे। ओके, चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले नीट 2015 का जो एग्जाम कैंसिल हो तो वहां से ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सी इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, ट्राइकोमोनियासिस, इंसेफेलाइटिस, सिफाइलस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी एड्स। तो आप अभी अभी पढ़ के आए थे, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस और एड्स तो आप पढ़ के आए थे, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। इंसेफेलाइटिस आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो आंसर आ जाएगा सिंपल सा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2017 का। नीट 2017 का जो क्वेश्चन है वो है, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज विद देयर पॉजिटिव एजेंट, कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी वही दिया गया है जो हमने आपको लिखवाया था कि हर एक का पॉजिटिव एजेंट भी आप लिख लेना, तो वही यहाँ पर दिया गया। देखिए कॉलम में गोनोरिया, सिफाइलस, जेनेटिक वार्ड्स, एड्स, यहाँ पे HIV, निसेरिया, ट्रिपेनोमा और ह्यूमन पेपिलियो वायरस, यही दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोनोरिया। गोनोरिया में हमने आपको बताया था कौन सा, निसेरिया और गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज थी, तो यहाँ पे ए जो है वो सेकंड के साथ चला जाएगा। ओके, ऐसा ऑप्शन एक ही है बट हमारे यहाँ से आंसर आ जाता है, पर हम आगे भी चलेंगे। नेक्स्ट हम सिफाइलस की बात करते हैं। सिफाइलस में हमने आपको बताया ट्रिपोनोमा पैलिडोमा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ट्रिपेनोमा वाला, यानी सेकंड जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। जेनेटल वोट्स जो है वो किसके साथ चली जाएगी, आपकी ह्यूमन पेपिलियो वायरस HPV, तो ह्यूमन पेपिलियो वायरस जो फोर्थ के साथ चली जाएगी, और एड्स जो होता है वो HIV से होता है तो वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2019 का। तो नीट 2019 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, यानी इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, जेनेटल वोट्स, जेनेटल हर्ब्स, क्लेमाइडियसिस और गोनोरिया। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया था जेनेटल वोट्स और हर्ब्स जो आता है उसमें आप ये याद कर सकते हो, HIV कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, तो H जहां पे आता है जेनेटल के बाद वो भी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होगी, तो जेनेटल हर्ब्स। ये एक याद करने का तरीका था, बट आप अपने मर्जी से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे याद रखती है तो आप याद रख सकते हो जेनेटल हर्ब्स, जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 फेज 1 में जो क्वेश्चन आया था वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन बताना है जिसके अंदर सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, गोनोरिया, सिफाइलस, जेनेटल हर्ब्स, गोनोरिया, मलेरिया, जेनेटल हर्ब्स, एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, कैंसर, एड्स, सिफाइलस। तो कैंसर और मलेरिया तो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ी है और ना ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गोनोरिया, सिफाइलस, जेनेटल हर्ब्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2020 फेज 2 में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग STD आर नॉट क्योरेबल, यानी इनमें से कौन सी ऐसी STD है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है? इसी से रिलेटेड नीट 2019 में आया था, इसी से 2020 में आया।
ऑप्शन देख लीजिए, क्लेमाइडिसिस, सिफाइलिस, जेनिटल वॉर्ड्स, एचआईवी, गोनोरिया ट्रिकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन। तो सिंपल सा है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, जो एनसीईआरटी में तीनों डिजीज लिखी हुई थी वही है, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन। ओके, तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ से आ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको पता भी चल गया होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे। 19 और 20 में तो लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं। ओके, एक बार जो वो सेंटेंस में थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि नहीं आए, बट वो सारी डिजीज अपने लिखवा दी है। अगर अभी ऐसा आता भी ऐसा तो भी आप सारे कर पाओगे। ओके, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनिटल रीजन। तो यहाँ पे अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी या तो ईचिंग हो सकती है, जो आपका पेल्विक रीजन है उसके अंदर थोड़ी बहुत ईचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर स्लाइटली थोड़ा सा पेन हो रहा है, या फिर स्वेलिंग वगैरह हो गई है, या फिर इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे जो इन्फेक्टेड फीमेल, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर जो इन्फेक्टेड फीमेल है मतलब इनमें से कोई डिजीज अगर किसी फीमेल को हो भी हो सकती है, तो हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, मतलब उसमें कोई सिम्टम ही ना आए। ओके, इस वजह से क्या हो सकता है, वो लॉन्ग टाइम तक जो वो अनडिटेक्टेड हो सकता है, मतलब उसको डिजीज भी हो सकती है बट वो अनडिटेक्टेड रह सकती है। ओके, उसके बाद है एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीआई। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो बहुत ही कम जो है वो सिम्टम हमें अर्ली स्टेज के अंदर दिखाई दे। डेटर द इन्फेक्शन पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। यहाँ पर जो है उनको बार बार जो है वो आपको जो है डॉक्टर के पास जाकर इनके बारे में जो है वो अच्छे से टाइमली जो है उनको डिटेक्ट करवाना चाहिए और इनका अच्छे से जो है वो ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। ओके, मतलब बार बार आपको जो है इन इन्फेक्शन अगर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपको टाइम टू टाइम जो है डायग्नोज करवाते रहना चाहिए किसी भी डिजीज के बारे में। कोई जरूरी नहीं केवल यही, पूरा कंप्लीट जो वो मेडिकल आपका होना चाहिए। This could lead to complication later, which include pelvic inflammation disease, that is PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। अगर ये डिजीज आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक है और आपने डायग्नोस वगैरह नहीं करवाए हैं और सिम्टम वगैरह भी नहीं है, तो बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, मतलब पेल्विक के रीजन काफ़ी इन्फ्लामेशन हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, टाइम से पहले एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है। स्टिल बर्थ होता है मतलब जब जो फीटस है उसकी फुल्ली डेवलप नहीं हुई, उससे पहले ही मतलब 6 मंथ में या 7 मंथ में, जो टोटल गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, बट उससे पहले 6 मंथ या 7 मंथ के अंदर ही जो है फीटस की बर्थ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था 2015 में और डिस्कस वो भी कर चुके हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। सिंपल सा है कि अगर जो इम्प्लांटेशन वगैरह है वो नहीं हो पाता है सही से, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और इवन कैंसर तक भी हो सकता है। और आपको ये भी बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कि सर्वाइकल कैंसर का रीजन बहुत ज़्यादा होते हैं एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, जिसकी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, वो भी हो सकता है इससे। एसटीआई आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। तो ये जो इन्फेक्शन है, अगर आप हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी की बात करिए तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो सोसाइटी हेल्दी ना। फॉर प्रिवेंटेशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ डिजीज आर गिव प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो जो आरसीएच प्रोग्राम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जितनी भी डिजीज हो सकती है उनका पहले से ही जो आपको डायग्नोस वगैरह करवा के उनका जो क्योर करवा लेना चाहिए। ऑल्दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, देयर incidents are reported to be very high among person to the age group of 15 to 24 years। मतलब मैक्सिमम जो है ये डिजीज होने का जो टाइम पीरियड होता है वो 15 टू 24 ईयर्स होता है, जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने लगते हैं बहुत सारे। ओके, द एज ग्रुप टू विच यू आर ऑल्सो बिलोंग्स आप भी करते हो, बट आप ये ध्यान रखिए कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह में उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंटेशन इज पॉसिबल। तो अगर आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो तो वो बेस्ट है। ओके, प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये जो मेन 3 प्रिंसिपल दिए हैं जिनकी वजह से आप एसटीआई से बच सकते हो, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, मतलब आपको बहुत सारे पार्टनर के साथ जो सेक्स वगैरह जो है वो अवॉइड करना है। सेकेंड है ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, और हमने यही बताया था कि जो कॉन्डोम्स होता है, जो बेरियर मेथड होता है, वो आपको बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। वही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आपको इन सब चीज़ों से बचाता है, तो उसका यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन।
मतलब ऐसी डिजीज़ हो चुकी भी जाए तो आप जल्दी से जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और उससे अर्ली डिटेक्शन करवा के इसको कंप्लीटली क्योरेबल भी हो सकती है, वो डिजीज़ ट्रीट हो सकती है। बट कुछ ऐसी डिजीज़, 2-3 डिजीज़ दी हुई है एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखनी है कि वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, बट वो आपका लाइफ स्पेन तो बढ़ा सकती है मेडिसिन वगैरह। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।